अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वसीका नवीसी। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि रजिस्ट्री का जो चालान हम बनाते हैं, जब हम रजिस्ट्री अपने प्लॉट या मकान की जो रजिस्ट्री करवाते हैं उसका जो हम चालान बनाते हैं तो वो किस तरह से बनाते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। ब्राउज़र हमारा ओपन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे वेबसाइट जहाँ पे हम रजिस्ट्री का चालान बनाएंगे। वो है es.punjab.gov.pk es.punjab.gov.pk इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे सब हमने जो सिलेक्ट करनी है वो है ये चालान फॉर्म नंबर 32A। इस पे हम क्लिक कर लेंगे। ये हमसे पूछेगा तस्दीक करती हूँ कि फ़राहम की जाने वाली तमाम मामलात मेरे शनाख्ती कार्ड में दिए गए कवायद के ऐन मुताबिक है। तो इसको हम एग्री कर लेंगे। एग्री करने के बाद हमारे पास ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हैं ये वाला फॉर्म पूरा ये हमने फ़िल करना है। तो सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है अपना डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे लिस्ट पूरी है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ बहावलपुर। तहसील जो आपकी तहसील है तो मैं यहाँ पे तहसील में सिलेक्ट कर देता हूँ बहावलपुर सिटी। अब जो आपको चालान चाहिए, जो आपको स्टाम्प पेपर चाहिए, किस किस्म का स्टाम्प पेपर चाहिए, इसमें है दो किस्में हैं। एक तो है जुडिशल, एक है नॉन जुडिशल। तो जुडिशल जो है वो कोर्ट फ़ी वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। हमें कोर्ट फ़ी तो हम नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं रजिस्ट्री के चालान बना रहे हैं ताकि हमें स्टाम्प पेपर मिल सके। तो हम नॉन जुडिशल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर सेल डीड प्लीज़ यूज़ कन्वेंस। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नीचे आ जाएंगे कन्वेंस में, कन्वेंस को सिलेक्ट कर लेंगे। ये कन्वेंस 23A इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये पूछ रहा है कि चालान अमाउंट पेड बाय सेलर और परचेज़र। अगर सेलर पे कर रहा है चालान की अमाउंट तो सेलर को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर परचेज़र पे कर रहा है चालान की अमाउंट, स्टाम्प पेपर की अमाउंट, तो परचेज़र को सिलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे हम चलते हैं तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि एजेंट इन्फॉर्मेशन क्या है। एजेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि जो बंदा बैंक जाएगा और स्टाम्प पेपर रिसीव करेगा और जो पेमेंट पे करेगा बैंक में, वो एजेंट होता है। यहाँ पे हम किसी को भी डाल सकते हैं, कोई तीसरे थर्ड पर्सन को भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मोहम्मद उमर फ़ारूक। ये थर्ड पर्सन है, ना ये परचेज़र है ना ये सेलर है। यहाँ पे उसका आईडी कार्ड नंबर, ये आईडी कार्ड नंबर मैंने फेक डाला है आपको समझाने के लिए सिर्फ। तो और यहाँ पे हम डाल देंगे एजेंट कॉन्टैक्ट। एजेंट कॉन्टैक्ट डालना चाहें तो डाल सकते हैं उसका मोबाइल नंबर। अगर नहीं डालना चाहते तो पूरा ज़ीरो भी कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन पूछ रहा है सेलर इन्फॉर्मेशन। जो बंदा सेल कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे ऐड सेलर में जाके यहाँ पे उसकी डिटेल डालेंगे, उसका नाम, उसका आईडी कार्ड नंबर, रिलेशनशिप, मोहम्मद हयात खान सन ऑफ, इकरामुल्लाह। कॉन्टैक्ट नंबर में उसका कॉन्टैक्ट डाल देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर डालने का फ़ायदा ये होता है कि जो नंबर हम यहाँ पे डालेंगे उसके पास एक मैसेज आएगा, उस बंदे के पास एक मैसेज आएगा कि एक स्टाम्प पेपर जनरेट हुआ है। तो और जो जिस इंफॉर्मेशन में हमने नंबर डाला है वो सेलर की इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे अगर उसका ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस डाल देंगे, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। एड्रेस में उसका एड्रेस जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर है, यूज़ दिस सेलर इन द फॉर्म, इसको हम टिक कर देंगे क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो हमने डाली है इसको हमने चालान पे
जो है वो चालान पे हमने शो करना है, तो इसको हमें टिक करना है। अगर सेलर जो है वो खुद नहीं है, उसने किसी को अटॉर्नी दी है, किसी को अथॉरिटी दी है प्रॉपर्टी सेल करने की, तो थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी इधर हम सेलेक्ट कर देंगे। अगर वो खुद सेलर जो सेलर है वो खुद सेल करेगा तो इसको हम टिक नहीं करेंगे, क्योंकि उसने किसी को अथॉरिटी अगर नहीं दी तो इसको टिक नहीं करेंगे। इसको हम ऐड कर देते हैं। इसके बाद ऐड परचेज़र की जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा है उसका नाम ऐड कर देंगे। उसका आईडी कार्ड नंबर, रिलेशन उसका मोहम्मद फसीउद्दीन सन ऑफ अब्दुल जब्बार। कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट नंबर डालना चाहें तो डाल दें, नहीं डालना चाहते तो पूरा ज़ीरो कर दें, लेकिन ये डालना मस्ट है, कुछ ना कुछ आपको इधर लिखना पड़ेगा। ईमेल डालना चाहें तो ईमेल डाल दें। उसके बाद एड्रेस जो आईडी कार्ड के ऊपर है, अब यूज़ दिस परचेज़र इन द फॉर्म। तो अब इसको हमने टिक करना है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन जो हमने ऐड की है परचेज़र की, इसको हमने फॉर्म में डिस्प्ले करना है, लाजमी है। इसको टिक करना है तो इसको ऐड कर देंगे। अब इसमें हमने ऐड किया है एक सेलर और एक परचेज़र। अगर सेल करने वाले ज़्यादा हैं तो दोबारा ऐड सेलर कर देंगे। अगर परचेज़ करने वाले ज़्यादा हैं तो दोबारा ऐड परचेज़र करके, तो जो दूसरा बंदा जो उसके साथ एक और बंदा जो परचेज़ कर रहा है उसकी भी डिटेल इसकी इसी तरह ऐड करेंगे और ऐड कर देंगे। यहाँ पे नीचे इसके नीचे जो है डिटेल्स उसकी भी आ जाएंगी। अगर सेलर भी बेचने वाले एक से ज़्यादा हैं तो ऐड सेलर, जितने भी सेलर हैं सबका नाम ऐड कर दें और ऐड करते जाएं, सबकी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्प्ले हो जाएंगी। इसके बाद जो है प्रूव यू आर नॉट अ रोबोट, नेक्स्ट कर देते हैं। प्रॉपर्टी एड्रेस में लिख देंगे जहाँ पे प्रॉपर्टी है। मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, मादी कॉलोनी, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट भावलपुर, लैंड वैल्यू हम ले देते हैं 10 लाख रुपए। अगर जो प्रॉपर्टी है जो सेल हो रही है वो कंस्ट्रक्टेड है, तामीर शुदा है, तो उस पे तो उसकी जो मालियत है तामीर शुदा की, वो मालियत यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अगर फ़र्ज़ किया कि जो तामीर शुदा है वो 1000 स्क्वायर फीट है, बहावलपुर में जो रेट है कंस्ट्रक्टेड का, उसका जो रेट है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो है 800 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो अब 1000 स्क्वायर फीट हमारे पास हैं कंस्ट्रक्टेड, इसको हम ज़रब दे देंगे 800 से, हमारे पास आ गया 8 लाख रुपए। हम यहाँ पे लिख देंगे 8 लाख रुपए है कंस्ट्रक्टेड वैल्यू। अब यहाँ पे टोटल वैल्यू हो गई है 10 लाख रुपए लैंड वैल्यू प्लस 8 लाख रुपए जो है कंस्ट्रक्टेड वैल्यू है, तो टोटल वैल्यू हो गई है 18 लाख रुपए। अब हम नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है लैंड टाइप जो है वो क्या है, अर्बन है रूरल है। अर्बन होता है शहरी और रूरल होता है देहाती। हम अर्बन सेलेक्ट करके यहाँ पे हम अपनी प्रॉपर्टी का एड्रेस बताएंगे, कहाँ पे है हमारी प्रॉपर्टी, बहावलपुर सिटी में है, टाउन बहावलपुर सिटी, रेवेन्यू सर्कल जो मौज़ा है जहाँ पे वो है प्रॉपर्टी वो सिलेक्ट कर लेंगे। फ्लोर कंस्ट्रक्टेड है या अनकंस्ट्रक्टेड है, हमने कंस्ट्रक्टेड सेलेक्ट किया था, उसकी वैल्यू हमने दी थी, तो हम यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी एरिया जो है वो किस टाउन में है, किस जगह पे है, वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ ये बस्ती रीडा रेजिडेंशियल स्ट्रीट, यानी कि
रेजिडेंशियल स्ट्रीट होती है जिसका जो गली जो उसको लग रही है उस प्लॉट को या उस मकान को वो 20 फुट से कम है। अगर 20 फुट से ज़्यादा है तो रोड साइड हम सेलेक्ट करेंगे। 20 फुट है या 20 फुट से ज़्यादा है तो रोड साइड, अगर 20 फुट से कम है तो रेजिडेंशियल स्ट्रीट यानी कि 20 फुट से कम है। इसके बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे लैंड क्लासिफिकेशन रेजिडेंशियल, लोकेशन जो है इसकी मेन रोड, ये ऑटोमेटिक आ गया पूरी डिटेल उसकी। अब जो लैंड जो एरिया है वो सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे 3 मरले सेलेक्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे 5 मरले सेलेक्ट कर दिया है। तो अब डीसी रेट जो है एक मरले का 1,99,500 पर मरला जो है वो दिखा रहा है। इसके बाद लैंड वैल्यू डीसी रेट जो है जो डिप्टी कमिश्नर जो डिसाइड किया जो रेट इस एरिया का, उसके हिसाब से 5 मरले का बन रहा है 9,97,500 रुपये। जो हमने प्रोवाइड किया है वो हमने प्रोवाइड किया 10 लाख रुपए। तो ये जो वैल्यू है ये डीसी रेट के बराबर हो या इससे ऊपर हो कोई मसला नहीं है, उससे नीचे नहीं हो सकती। तो हमने ये डिटेल डाल दी है। इसके बाद हम कर देते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि प्रॉपर्टी टाइप जो हमने सेलेक्ट किया है वो अर्बन है, लैंड क्लासिफिकेशन जो है वो रेजिडेंशियल है, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है। हमने क्योंकि वहाँ पे अमाउंट डाली थी तो ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है। अब मैं इसको अगर टिक ख़त्म भी करना चाहूँ तो ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि हमने वहाँ पे वैल्यू डाली हुई है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वैल्यू कंस्ट्रक्टेड स्क्वायर फीट जो है एरिया वो कितने स्क्वायर फीट का है। हमने 1000 के हिसाब से डाला था। तो 1000 जब मैंने डाला है तो ये डीसी रेट जो पर स्क्वायर फीट है कंस्ट्रक्टेड का वो 800 रुपये है। तो डीसी रेट और यूज़र प्रोवाइडेड 8 लाख रुपए ये हो गया, 8 लाख रुपए बराबर हो गया, मतलब ठीक है ये। अब स्टाम्प ड्यूटी जो आ रही है 18 लाख रुपए के हिसाब से 1% 18,000 रुपये है। और जो इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो लगेगी वो 1000 रुपये। 5 लाख से ऊपर अगर वैल्यू हो प्रॉपर्टी की, प्लॉट की या मकान की, तो 5 लाख से ऊपर हो तो 1000 रुपये, 5 लाख से नीचे हो तो 500 रुपये। ये जो 1000 रुपये लिखी हुई है ये 500 रुपये हो जाएगी। इसके बाद हम कर देते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे ये पूरी डिटेल हमें शो कर रहा है। 18 लाख रुपये स्टाम्प ड्यूटी है, 1000 रुपये जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस दिखाई थी हमें ये हुआ है, टोटल हो गया 19 लाख रुपये, 19,000 रुपये सॉरी। तो 19,000 रुपये हमारे जो हैं स्टाम्प पेपर निकलेंगे। ये पूरी डिटेल चेक कर लें, अगर कोई गलती है तो बैक चले जाएं। अगर सब कुछ ठीक है, आईडी कार्ड्स वगैरह हमने सब कुछ चेक कर लिए हैं, इसके बाद हमने सेव कर देना है। सेव करने के बाद योर चलान नंबर इज़, हमारा जो चलान जो बन गया है वो उसका नंबर ये है। अब प्रिंट चलान कर देते हैं। प्रिंट चलान करने के बाद हमारे पास ये चलान शो हो रहा है। इसमें हमें 2 कॉपीज़ मिलेंगी, एक तो ट्रियरी कॉपी है और दूसरी जो कॉपी है वो कस्टमर कॉपी है। बैंक एक कॉपी जो है वो खुद रख लेगा और एक कॉपी जो है वो वापस स्टाम्प पेपर के साथ वापस दे देगा। तो हमने इसको दोबारा भी डिटेल यहाँ हो सके तो यहाँ पे दोबारा भी डिटेल चेक कर लें, कोई गलती ना हो। इसके बाद इसको प्रिंट कर लें। प्रिंट करने के बाद प्रिंट कर दें। तो इसके बाद हमें एक तो ये हमारे पास चालान हो गया, ये 19,000 रुपये का है। इसके बाद एक और हमें चालान चाहिए 100 रुपये का, वो भी इसी सेम डिटेल्स के साथ। हम इस वाले कोड को कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद एक और वेबसाइट ओपन करते हैं, सेम es.punjab.gov.pk। हमारे पहले हमने सेलेक्ट किया था चालान फॉर्म 32A। अब हमने पे करना है कंपैरिजन फ़ीस जो है वो पे करनी है। कंपैरिजन फ़ीस जो होती है वो 100 रुपये की होती है। कोड हमने कॉपी कर लिया था। अब यहाँ पे हम जो है वो कोड जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सर्च के बटन पे क्लिक कर देते हैं। लोडिंग हो रही है हमारे चालान की, जो हमने डिटेल जो डाली थी वो सारी हमारे अभी सामने आ जाएगी।
और हमने 100 रुपये वाला जो है वो चालान जनरेट करना है। डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी हैं, जो हमने सारी डिटेल डाली थी वो सारी आ गई हैं सामने। यहाँ पे कंपैरिजन फ़ीस सेलेक्ट कर लें। कंपैरिजन फ़ीस जो है 100 रुपये की होती है। अगर अहले कमीशन बयान हो रहा है, अहले कमीशन होता है कि अगर जो सेलर है वो बयान देने नहीं आ सकता है, सब रजिस्ट्रार के सामने पेश नहीं हो सकता है, तो सब रजिस्ट्रार साहब किसी एक बंदे को मुकर्रर कर देंगे कि वो उसके घर जाके या जहाँ पर भी वो है उसके पास जाकर और उसके बयान लेकर रिपोर्ट करेगा सब रजिस्ट्रार को वापस। तो हमने अगर अहले कमीशन फ़ी पे करनी है, अहले कमीशन जो है वो 5,000 रुपये की फ़ी होती है, तो अहले कमीशन को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर अहले कमीशन फ़ी भी पे कर रहे हैं, अगर नहीं करे तो इसको अनसेलेक्ट कर देंगे। डिटेल्स ये पूरी सेम है जो हमने पहले डाली थी, ये सारी ऑटोमेटिक आ गई हैं। यहाँ पे कोड डाल देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, सेम दोबारा TW3D5, नेक्स्ट। नेक्स्ट पेज आ गया हमारे पास। यहाँ पे वो कंपैरिजन फ़ी पूछ रहा है कितनी कंपैरिजन फ़ी है, यहाँ पे हम लिख देंगे 100 रुपये और नेक्स्ट कर देंगे। वो बता रहा है हमें कंपैरिजन फ़ी जो है 100 रुपये है, टोटल पेएबल अमाउंट जो है 100 रुपये है, और ये पूरी डिटेल फिर दोबारा शो हो रही है। इसको हम सेव कर देंगे। इसका भी एक कोड आया है, इसको हम प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद हमें ये चालान फॉर्म जो है वो शो कर देगा सामने। अब ये देखें यहाँ पे ये 100 रुपये है, ये 100 रुपये का एक चालान है। इसकी भी 2 कॉपीज़ हैं, एक बैंक रख लेगा, एक कस्टमर को वापस दे देगा। यहाँ पे जो पहले हमने चालान बनाया था वो ये है। इसकी जो अमाउंट है 18 लाख रुपए के हिसाब से 18,000 रुपये 1% बनती है। 18 लाख का 1% जो है 18,000 रुपये बनती है। और जो ये 19,000 हुआ है, इसका मतलब है कि 1,000 रुपये जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी। तो अब हमारे पास 2 चालान हो गए हैं, एक 19,000 रुपये का है, एक है 100 रुपये का। ये दोनों प्रिंट कर लेंगे, ये दोनों बैंक जाएंगे, बैंक वाले दोनों रिसीव करके स्टाम्प पेपर जो होगा वो इस मालियत का होगा, 19,000 रुपये की मालियत का होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी अगर किसी किस्म की कोई इसी तरह की कोई मुश्किल दरपेश है तो वो उनको भी इससे मदद अपनी ले सकते हैं। तो इख्तिताम करते हैं यहीं पे आज का टॉपिक। ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।